मूवी बंद करने। एक्स्ट्रास बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। बेटा जब एक सवाल करो, चाहे वो एक्स्ट्रास करो, चाहे होमवर्क करो, चाहे वो क्लास वर्क करो, कुछ चीज़ें होती हैं नंबर जिनको जो है आपने एहतियात के साथ करना है। इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट एंड वो चीज़ें होती हैं जो आप समझते नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। मसलन एक सवाल है, वो शायद मुझे याद आए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस क्या था, अल्फा बीटा, और देन उसके बाद उसने ब्रैकेट लगाया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू एवेलेट करनी है। अब बच्चे ने करना शुरू किया, उसने फॉर्मूला लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्या है वहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो वो इक्वल्स टू ही नहीं लगाना। मैं एक जुमला कहता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट से, अगर मुझे ये मालूम है कि मैं एक रफ पेपर पे काम कर रहा हूँ, किसी को समझा रहा हूँ या खुद कर रहा हूँ, एंड अगले लम्हे मैं उसको फेंक दूंगा, मैं इक्वल्स टू मिस नहीं करूँगा। जब हम यहाँ पे इक्वल्स टू मिस नहीं करेंगे तो फिर हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा कि इक्वल्स टू मैथमेटिक्स में एक चीज़ है, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो, इक्वल्स टू नहीं लगा। देन उसके बाद उसको ब्रैकेट का कोई शऊर नहीं है। सबसे पहले तो इक्वल्स टू उसने मिस किया। नंबर 2, ये पूरा एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट ये बता रहा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। ये पूरा एक ब्रैकेट है। हमारे यहाँ बहुत बुरी था इन क्वेश्चंस में, बच्चा ब्रैकेट नहीं यूज़ करता। अब तो देखना, एक लम्हे के लिए ब्रैकेट हटा दें, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। मैंने कहा एक लम्हे के लिए अगर ये ब्रैकेट को तुम भूल जाओ तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये क्वांटिटी सिर्फ इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है, फर्दर से नहीं हो रही है। इस कदर ब्रैकेट मुसीबत करता है। एंड तुम देख लो एक्सरसाइज 3.6 के हवाले से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में 5 पार्ट थे, एंड इस कदर क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रास में इस टॉपिक पे मिल रहे हैं बाहर से आए हुए, और कितने अजीब अजीब मिल रहे हैं जो तुम्हारी बुक में नहीं है। इसका मतलब है ये चीज़ अमूमन गड़बड़ करती है, और फिर बच्चा ऊपर से ब्रैकेट सही नहीं लगा रहा है। तो मैं तो इस अर्ली स्टेज पे तुम्हें ले आया हूँ प्रैक्टिकल चीज़ पे कि भाई ये चीज़ें आपने सोचनी है। एक तो बाहर अजीब अजीब सवाल, एंड सेकेंड आप ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहे। आज मेरे पास इस वक्त जो भी बच्चा आया 90% उनकी मिस्टेक ब्रैकेट से वाबस्ता थी। जो बच्चे ये कहते हुए कि नहीं हुआ और ये हो गया, सिर्फ ब्रैकेट लगाया और सवाल हो गया। तो प्लीज ब्रैकेट को बड़ी क्लियरिटी के साथ, किसी चीज की वैल्यू ला लो ब्रैकेट में आएगी ना, ब्रैकेट यूज करने का शऊर बनाओ ना। दूसरी चीज, जब यहाँ बच्चे आते हैं और एक से ज्यादा बच्चे पहुंच जाते हैं, मतलब एक बच्चा जो है 2 सवाल पूछना चाह रहा है, एक बच्चा 3 सवाल पूछना चाह रहा है, और एक बच्चा 1 सवाल पूछना चाह रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरा तरीका जो पहले आया है उसको पहले जवाब दूंगा, लेकिन उसके 1 सवाल का। अगर उसके बाद दूसरा सवाल है उससे कहूँगा लाइन में दोबारा लग जाओ, क्योंकि अब मैं दूसरे का भी 1 सवाल का जवाब दूंगा, भले उसके दोनों का नहीं दूंगा, 1 का। फिर मैं तीसरे पे पहुंचूंगा। जब मैं तीसरे पे पहुंचा, मैंने तीसरे का जवाब दिया, उसका एक ही मसला था, वो चला गया। अब लाइन में 2 रह गए, और फिर एक जवाब। हाँ, अगर लाइन में कोई है नहीं, आप अकेले हैं, तो आपके मैं मुसलसल 5, 6 क्या 50 सवालों का जवाब देता रहूँगा। बट क्योंकि हम सबको एक जैसे देख रहे हैं, अगर एक सवाल बच्चे के 10 सवाल हैं एंड मैंने 10 सवाल के लिए 10 मिनट ले लिए, तो पीछे जो खड़ा हुआ तो 10 मिनट सूख गया, और उसको सिर्फ 1 सवाल पूछना था। तो मेरा अपना तरीक़ेकार है, आप जितने भी सवाल लाइए 1 जवाब दूंगा, उसके बाद अगर कोई दूसरा क्यों में नहीं है तो फ़ौरन दूसरे का भी जवाब दे दूंगा। एंड हमेशा मेरी आदत है, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन जरूर देखता हूँ, तो इसलिए पेपर लेके आया करो, क्योंकि एक 5% गलती के इम्कान होते हैं, बच्चे ने क्वेश्चन ही गलत उतारा हुआ है। हम लगे हुए जोर लगा रहे हैं, क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, मालूम चला एंड में
क्वेश्चन गलत उत्तर था, तो वो कब सॉल्व होगा? वो तो कभी भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहला काम ये होता है, जब तुम कहते हो 18वां सवाल, तो मैं पहले जाके 18वां सवाल देखता हूँ है क्या, एंड वहाँ से मुझे फीडबैक मिल जाता है कि ये सवाल है। अब मैं वहाँ से शुरू करता हूँ देखना, और गलती होती है वो पकड़ लेते हैं। गलती अल्लाह का शुक्र है बड़ी जल्दी पकड़ी जाती है। तो ये तो खैर मैंने तुम्हें उसकी बात की। परसों इंशाल्लाह हमारा टेस्ट है, फिर मैं रिपीट कर दूँ, ये टेस्ट बुक से आ रहा है, कोई इसमें बाहर के सवाल नहीं है, प्योर बुक के सवाल हैं। हाँ, बुक की एग्जाम्पल मैंने कराई है तो वो लाजमी शामिल है, जो जो चीज़ मैंने बुक से कराई है वो लाजमी सब चीज़ें शामिल हैं। एंड इसी तरह का पैटर्न होगा, 5 थ्योरी के सवाल होंगे, 1 MCQs का सवाल होगा, तो पैटर्न के अंदर कोई हमारी चेंज नहीं आती। अब आ जाइए आप अपने होमवर्क के डिस्कशन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। मैंने क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट छुड़वाए हुए मुझे याद हैं, मैंने क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट छुड़वाए मुझे रटे हुए हैं। तुम आज पहली दफ़ा आए हो, मैं 40 साल हो गए इधर ही से गुजरते हुए, एंड कब होंगे वो तुम्हें पता चल जाएगा, और जब होंगे तो तुम्हें उसकी डिले करने का रीज़न भी क्लियर कर दूंगा। अभी सिंपली है 3 पाई बाई रेडियन। हाँ भाई, 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 अपॉन, चाहो तो यहाँ डिग्री भी लगा दो, कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, 3 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई 188 डिग्री अपॉन पाई, एंड क्या आ जाएगा 540 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। आंसर बेहतरीन आंसर है। तुम्हारी बुक में नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम टेक्निकली बात करो आंसर में कोई ऐप नहीं है। अब बुक वालों ने क्या किया, उन्होंने पाई की वैल्यू पुट की। हाँ, पाई किसके बराबर है? 3.1414 वगैरह कुछ की वैल्यू के बराबर है। बेटी ये रेडियन है, एंड पाई डिग्री में किसके बराबर है? 180 डिग्री। एक नहीं कहा सर कैसे, कन्वर्ट करके देख लो। क्या था? 180 अपॉन पाई, कन्वर्ट किया 180 डिग्री, तो पाई 3.14 है रेडियन में, और अगर डिग्री में जाइए यहाँ पे क्यों डिग्री लगा हुआ है, एंड ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। और तुम अगर बहुत ज़्यादा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें यूं दिखा दूँ, ये सारी वैल्यू डिग्री में है, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 540 180 इंटू 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 18 वन था, 18 थ्री था, एंड ये क्या 3 वन था और 3 60 था, तो 1/60। मैंने कहा ना इस आंसर में कोई ऐप नहीं है सिवाय इसके ये बुक में नहीं दिया। बेहतरीन आंसर है, एंड अच्छा हुआ इस बहाने तुम्हें एक चीज़ क्लियरिटी हो गई कि पाई की 2 वैल्यूज हैं। पाई एंगल को रिप्रेजेंट करता है, अब उसकी डिग्री वैल्यू पूछी हो तो उसकी रेडियन वैल्यू पूछी हो, क्योंकि हर एंगल 2 तरीके से होता है, डिग्री में भी होता है और रेडियन में। तुम्हें कौन सी वैल्यू चाहिए? इस वक्त हमें डिग्री वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे। मैं बात कर रहा था सुबह, इस वक्त मैं तुम लोगों से तकरीबन 6 फीट दूर बैठा हुआ हूँ, जो करीब ये 2 बच्चे हैं इनसे भी दूर हूँ, चलो 6 फीट नहीं तो 5 फीट। एंड शायद मुझे मास्क लगाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना तुम लोग ज़्यादा करीब बैठे हो, लेकिन मैं फिर भी मास्क लगा रहा हूँ, सिर्फ एक वजह के लिए, तुम्हें ये एहसास है कि टीचर भी लगाया तो हमें भी लगाना है। एंड मैं पहले दिन मैंने कहा था ये मास्क हम सबको सहूलत दे रहे हैं। आपके घर में लाजमी तौर पर बुजुर्ग हैं, अल्लाह ना करे बीमारी जवान आदमियों को होगी, जिस एज के तुम लोग हो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो 60 से अबव वाले लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, उनमें शामिल हूँ, हम सब इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाएंगे। तो हमें अपने घर वालों के लिए केयर करनी है, अपने लिए नहीं करनी। एंड प्लीज़ लोग कई डिस्प्यूटेड हैं कि बीमारी है कि नहीं है, उस झगड़े में नहीं पड़ो।
एंड जो कहता है हमेशा मुझसे, जब भी किसी ने कहा कि बीमारी नहीं है, ये ऐसी फसाना है, तो मैं कहता हूँ जाके अस्पताल का आईसीयू वार्ड देख लो, अगर तुम्हें हिम्मत है, अगर ज़रा सी हिम्मत है। और किस तकलीफ में है वो लोग, एक तो बीमारी हो गई, डेफिनेटली बीमारी शदीद तकलीफ में है। अभी वो उनको ऑक्सीजन नहीं लगी है, स्टिल बड़ी तकलीफ में है। एंड जो कि ऑक्सीजन पे चले आता है वो तो उसकी तकालीफ बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ हम सब ने एहतियात कर दी, ठीक है। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर से हम सबको निकाले, और निकालेगा वही है और कोई और नहीं निकालेगा। जल्द अज जल्द निकाले, हमारी सबकी दुआएं, बट एहतियात जब तक कर ली जाए। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा का क्वेश्चन है, और हमें अपना डेटा बनाते हुए एस इज इक्वल्स टू आर थीटा को ध्यान में, हाउ फार डज अ बॉय ऑन द बाइसाइकिल ट्रेवल इन 10 revolution if the diameter of the wheel of his bicycle each equals to 50। डायमीटर मुझे समझ में आ गया, 56 सेंटीमीटर। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि भाई डायमीटर क्योंकि डेटा के अंदर शामिल नहीं है, डेटा में एस जानता है, हम थीटा को डिफाइन किया हमने आर को, तो डायमीटर जब आए तो पूरी तफसील लिखनी है, एग्जाम में एक नंबर काट लेता वो। एंड आज हम पूरा सवाल काटेंगे जब तक बच्चा ये नहीं लिखेगा। हाँ, इसलिए काटेंगे, उसको झुंझोड़ कर जगाएंगे कि भाई आज हम दूसरी दफ़ा बता रहे हैं फिर भी आप गलत करके ला रहे हो। आज तुमसे पहले वाली क्लास का स्टूडेंट 7 मिनट बाद बाहर था चेक करा के, एंड एक चीज़ उसकी कैंसिल नहीं हुई। माशाल्लाह से ऐसे बच्चे भी हैं, एंड ऐसे बच्चे भी थे जो क्लास ख़त्म होने के 1.5 घंटे बाद भी बैठे हुए थे। और जुबैर बताया था इनके 2 दफ़ा काम काट चुका हूँ, उनके समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, हाउ फार एस पूछा है ऑन बाईसाइकिल ट्रेवल 10 revolution। एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 10, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3600 डिग्री। इसको रेडियन में 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई अपॉन 3600 ज़रब पाई अपॉन 180। थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 पाई, और थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 3.14228। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 62 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 8 4 5 मल्टीप्लाई कर लेना 6 रेडियन। कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं चाह रहा था, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अब एक मसला रह गया है कि जनाब रेडियस नहीं है, कोई मसला नहीं है। रेडियस किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर के। रेडियस इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 2, आर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा का सवाल है। एस आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 28, थीटा कितना है 62.2856। इन सबको मल्टीप्लाई करना, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में जवाब आ जाएगा क्योंकि आपने रेडियस सेंटीमीटर में पुट किया। बुक वालों ने किसी वजह से उसका जवाब मीटर में लिखा है, हम भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। हाँ, तुम चेंज करना चाहते हो, कई उसूल हैं, आखिर में चेंज कर दो, शायद तुम बुक से घबरा के चेंज कर रहे हो। कुछ बच्चों ने क्या किया कि रेडियस को मीटर में कर लिया बुक को आंसर देख के, दे आर नॉट रॉन्ग। तो सब कुछ सही है, बट आंसर सेंटीमीटर में देना और मीटर में देना ज़रूरी नहीं है। वो उन्होंने क्यों दिया वो मुझे नहीं मालूम। एक टायर का करके नहीं आएगा हमारे पास, जोर से बोलो। यानी इसमें दिया है कि एक टायर का जो है डायमीटर इतना है, जो 2 को मल्टीप्लाई नहीं, अब वो ईच क्यों कहा है, एक्चुअली ये बच्चा जो है इस चक्कर में पड़ गया, इस वर्ड के ऊपर ईच क्यों कहा है। ईच की कहने की वजह क्या है, तुमने कुछ बाइसाइकिलें देखी होंगी, तस्वीर में शायद देखी होंगी, जिनका एक टायर बड़ा होता है और एक टायर छोटा होता है, या तो पीछे वाला छोटा होता है तो आगे वाला बड़ा होता है। इस तरह की
पुराने ज़माने में बाइसाइकिल चल, तो उसने बताया नहीं, दोनों जो हमारे व्हील हैं वो सेम साइज़ के। उसका मकसद ये बताने का, उसका ये नहीं डबल करना है भाई। एक व्हील अगर 360 घूमेगा तो दूसरा व्हील भी 360 घूमेगा। आप ये थोड़ी होंगे कि 720 पे चले आएंगे। आप तो एक ही यानी पूरा घूमेगा पहला, इतने ही पिछला भी घूमेगा, फासला दोनों का सेम तय होगा। पिछला व्हील 2 मीटर आगे आया मिसल मसलन, तो अगला व्हील भी 2 मीटर आया, ये थोड़ी है वो 4 मीटर हो गया आगे। तो ईच कहने का मतलब क्या था उसका, कि दोनों व्हील सेम साइज के। मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को समझाया था, बेटा ये जापानी ना लिख देना। क्या जापानी है? $56 और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स में एक लाइन में एक इक्वल्स टू होता है। पूरी मैथमेटिक्स में कहीं तुम कोई बुक उठा के देख लो, एक लाइन में 2 इक्वल्स टू नहीं होते। अब बल्कि तुम्हारी बुक बहुत सारी जगहों पे वीक है, एग्जाम्पल वीक की हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन में 2 इक्वल्स टू नहीं लगाए। एंड जहाँ एक लाइन में 2 इक्वल्स टू होते हैं वो स्टेप रॉन्ग है। एंड आज भी बहुत सारे लोगों को पिछली क्लास में भी बताया, अब भी बताया, और अब भी उनका काम कटेगा। वो सुनने के लिए रवादार नहीं होते, तो मजबूरन में हमें आखिरी हर बार इस्तेमाल करना पड़ता है, उनका काम काटना पड़ता है कि भाई ये नहीं है इस तरह, जिस तरह आप समझा रहे हैं ये इस तरह होगा। तो डायमीटर या जो भी वर्किंग है, एक लाइन में एक इक्वल्स टू। हाँ, कुछ स्पेशल जगहें हैं जहाँ एक लाइन में 2 इक्वल्स टू हैं। एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ लगता है, बट ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इन 2 को ले लेते हैं। अभी हमारे 12वें चैप्टर में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बार बार आएगी। इन 2 को ले लेते हैं, तीनों को एक साथ नहीं लेके चलते, हमेशा 2 को लेके चलते हैं, और एक लाइन में एक इक्वल्स टू है पूरी मैथमेटिक्स में। A car is running on a circular path of radius. सर्कुलर पाथ पे यानी कोई, ये समझो ये हमारा इस तरह का कोई सर्किल है और कार यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इस रास्ते को हम सर्कुलर पाथ कहेंगे। तो मैंने इस रास्ते को यूँ निकाल के दिखा दिया, इसमें से काट के अलग कर दिया, ये पूरा एक सर्किल बन रहा है। ए से A car is running on a circular path of radius. इस पाथ का लाजमी तौर पे कोई रेडियस होगा, ये मैंने यहाँ रेडियस दिखा दिया। और रेडियस के मुतालिक वो जुमला कह रहा है, रेडियस इज डबल द आर्क। आर्क इसको कहते हैं जो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस के हिस्से को ARC आर्क कहते हैं। तो ये आर्क लाइन का रेडियस क्या डबल है। अगर यहाँ से यहाँ तक तुम 10 मीटर गए हो तो ये कितना होगा रेडियस, 20 मीटर होगा। हमने कहा लेट S इज इक्वल्स टू S, देन रेडियस इज इक्वल्स टू 2S और थीटा पूछा। S इज इक्वल्स टू R थीटा, S क्या था, S के बराबर है, R क्या था 2S के बराबर है, थीटा थीटा है, और S डिवाइडेड बाई 2S इज इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 रेडियन। 0.5 लिखना चाहो लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ये ज़्यादा मुनासिब तरीका 1/2 रेडियन लिखने का। अब बच्चे ने कहा सर यहाँ आपने S क्यों ले लिया, नाराज़ हो रहा बच्चा, चलो S की जगह कुछ और ले लें, X ले लें, रेडियस क्या हो जाएगा, लेकिन जो भी लो लेट, मैंने यहाँ पे भी लेट किया, और R कितना हो जाएगा 2X, और थीटा पूछा जा रहा है, S इज इक्वल्स टू क्या है 2X, और S इज इक्वल्स टू, अच्छा R इज इक्वल्स टू 2 ऑफ X, S इज इक्वल्स टू R थीटा, और S की वैल्यू कितनी है X, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2X, और थीटा, और जवाब में कोई। अब एक बच्चे ने ये कहा, सुनना बेटा आता हूँ, एक बच्चे ने कहा S बराबर ले लिया सर मैंने 5 सेंटीमीटर, और रेडियस मैंने डबल करके 10 सेंटीमीटर, वैल्यू नहीं चलेगी। कोई भी अल्फ़ाबेट चलेगा, दौड़ेगा, बट वैल्यू क्यों, तुमने 5 कैसे ले लिया, कहाँ दिया है,
जब कोई चीज़ डेटा में नहीं दी, उन्होंने वेरिएबल में अननोन जोड़ा हुआ, तो अननोन को अननोन की फॉर्म में एक्स में कर लो, एस में कर लो, टी में कर लो, जिसमें दिल चाहे, बट वैल्यू नहीं दे सकते। ये दो सवाल 9वां और 10वां यूनिट कन्वर्जन की जरूरत में। लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल की थी रील वाली, एंड मैं उम्मीद कर रहा था तुम अगर गौर करते, उस एग्जांपल पे मैंने कोई क्लास वर्क का क्वेश्चन नहीं दिया था। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, जब बच्चे ने ये देख लिया कि इस एग्जांपल पे कोई को एग्जांपल उतार के जाता। आप अब अकल दी नहीं अल्लाह ताला ने कि यार ये तो सर ने जो मुझे सवाल दिए, ये तो तमाम डेटा क्वेश्चन दे दिए, और मैंने फटाफट डेटा क्वेश्चंस कर लिए, और मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ, ये एग्जांपल अगर बाद में कैसे घर पे करूँगा, या आज जल्दी आते और उस एग्जांपल को एक दो दफ़ा उतार कॉपी करते। और वो एग्जांपल जिसके समझ में आई है, जिसके दिमाग में आई है, उसने 9वां 10वां बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो मेजॉरिटी ने गलत सलत किया हुआ। स्टेपिंग यहाँ बड़े क्रूशियल होंगे, बहुत सारे लोग गड़बड़ मारेंगे। इफ ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए 21 डायमीटर फ्लाई व्हील travel this much meter in a minute through how many radians does the wheel turn in। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जनाब फ्लाई व्हील क्या होता है और ये जनाब रिम क्या होता है। हाँ, कोई बताएगा रिम ऑफ फ्लाई व्हील क्या होता है? गाड़ी का टायर को रिम कहते हैं, फ्लाई व्हील कहते हैं। हाँ, आप सुनते हो। गाड़ी, साइकिल, स्कूटर के अंदर, सबके अंदर क्या होता है? फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील क्या चीज होती है? अगर तुम गौर करो, व्हील में दो हिस्से होते हैं, एक ये मेटालिक हिस्सा होता है और इसके ऊपर रबड़ का टायर और ट्यूब चढ़ा होता है। ये पूरी असेंबली मिलके फ्लाई व्हील कहलाती है। और ये जो अंदर मेटल का हिस्सा होता है, इसको रिम कहते हैं। तो पहले तो हम वो जो टर्मिनोलॉजी यूज कर, अच्छा इसका मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आम बातें कर रहा वो। साइकिल तकरीबन हर एक ने रखी हुई है, देखी है, और स्कूटर और बाइक जो है का भी तुम्हें तजुर्बा ज़्यादा। अब तो लड़कियां भी चला रही हैं आजकल। तो वो मेरी एक स्टूडेंट है, हाँ नहीं भाई, वो तो होंडा चला रही है, हाँ, और बहुत ठीक ठाक चला रही है, और बाकायदा सारी चीजें पैड वैड पहन के बैठती है, गिरूं तो मैं बचूं। इफ ए पॉइंट ऑन द रिम की बात कर रहा है, whose diameter 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या होगा, मैंने आगे बात कर दी। 21 divided by 2, radius is equals to सेंटीमीटर। और उसके बाद जब ये हम पहुंच गए यहाँ पे, ट्रेवल्स कितने ट्रेवलिंग कर रहा है? 5040 मीटर इन ए मिनट। थीटा पूछा उसने, किसमें पूछा है? रेडियन पर सेकेंड में पूछा है। रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ यूनिट कन्वर्जन आ गया। कई ऑप्शन है यूनिट कन्वर्जन के। कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको मीटर में चेंज कर लिया, और उन्होंने यहाँ मीटर नहीं चेंज किया, और इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं की, और उन्होंने थीटा निकाल लिया। उनका थीटा निकल के आया रेडियन पर मिनट, क्योंकि उन्होंने मिनट शुरू में चेंज ही नहीं किया। और जब यहाँ पे पहुंच गए थीटा पे, तो उन्होंने डिवाइडेड बाय 60 करके आखिर में पर सेकंड में जवाब दे दिया। एब्सोल्युटली राइट है जो मैंने बताया। अब इस जो अभी तरीका मैं बता रहा था, इसमें क्या मसाइल है? इसमें आप दो जगह पे कन्वर्जन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं और देन आंसर में कर रहे हैं। जो मैंने तो उस दिन तुम्हें बताया था, मुझे आसान है, एक ही जगह कन्वर्जन का। इसमें कन्वर्जन प्रॉब्लम कर रहा है। 5040 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 60। क्यों किया? टाइम, और टाइम पर अपॉन में था, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितना है? 8400
देख लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था। 5040 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाय व्हाट 60, तो 8400। इसके यूनिट लिखो, हर चीज के यूनिट आएंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एस इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगेगा। एस क्या है 8400, आर कितना है 10.5 मल्टीप्लाई बाई थीटा 84। हाँ कितना हुआ 800, और क्या हो जाएगा 800 रेडियन पर सेकेंड। तो प्लीज क्या किया हमने कन्वर्जन एक ही जगह कर लिया, हमने जो उसको एक ही स्टेप पे अंदर सारा कन्वर्ट कर लिया। तो आप 2 स्टेप में कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें और आखिर में आपका जवाब आएगा रेडियन पर मिनट, आखिर में उसको चेंज कर लें। एब्सोल्युटली राइट है, कुछ कह रहे हो। A belt 24.75 meter long passes around a 1.5 centimeter diameter pulley. As the belt makes 2 complete revolutions in a minute, how many radians does the wheel turn in 1 second? सबसे पहले बेल्ट और पुली कहीं देखी है किसी ने? कहाँ देखी है? घरों में सक्शन मोटर। सक्शन मोटर क्या है? जो मेन लाइन से पानी खींच के तुम्हारे अंडरग्राउंड टैंक के ऊपर चढ़ा रही है। सक्शन मोटर में अगर तुम कभी गौर करो, एक काली सी बेल्ट पुली के ऊपर चल रही होती है, वो जिसके ऊपर चल रही होती है उसको पुली कहते हैं। वहाँ 2 पुली होती हैं, एक पुली जो मोटर पे लगी होती है और एक मोटर से बाहर लगी होती है। बाहर जो लगी होती है बड़े साइज की होती है, और जो करीब लगी है, हम बात कर रहे हैं इस वक्त 1.5 सेंटीमीटर, बहुत छोटी पुली है। तो ये वो पुली है जो कि मोटर के साथ लगी हुई है। यानी हम तस्वीर बनाएं तो इसकी कुछ यूं तस्वीर बनेगी, और ये छोटी वाली पुली है और यहाँ कहीं बड़ी वाली पुली लगी है। हम बड़ी पुली की बात नहीं करना चाहते, बेशक उसके बगैर बेल्ट तो मुकम्मल नहीं होगी। अब इसमें जो डायमीटर दिया हुआ है, पहले तो उसको देख लें, 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर। रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, रेडियस इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर। और उसके बाद जनाब उसके दूसरी चीज़ उसने दी है एस। वो ये कह रहा है जो हमारी बेल्ट चल रही है वो 24.75 मीटर है, और बेल्ट क्या कर रही है, 1 मिनट में 2 चक्कर काट रही है। तो 24.75 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 49.50 मीटर पर मिनट। क्यों? बेल्ट कितनी लंबी है 24.75, एंड टोटल बेल्ट ने कितने चक्कर काटे हैं 2 चक्कर काटे हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस तय किया पुली ने, हम देख रहे हैं पुली को, वो छोटी वाली उसने 49.4। अब वही मनी वाली बात है कि अगर तुम एक लम्हे के लिए अपनी चरखी ले लो एंड चरखी पे कोई चीज़ लिपेटो, तो चरखी को एक्चुअली घूमना है, और जो चीज़ लिपट रही है उसके सरफेस पे, तो बेल्ट उसके सरफेस, बेल्ट आती है छोटी वाली पुली के साथ लिपटती है और निकल जाती है। चरखी पे तो लिपट के रुक जाता था। तो ये बेल्ट कितनी दफ़ा गई है, ये एक 24.75, दूसरी दफ़ा 24.75, तो बेल्ट ने इतना मीटर ट्रैवलिंग की है, तो पुली ने भी इतने मीटर ट्रैवलिंग की। वो छोटी सी पुली तुम देखो बहुत तेज़ मूव कर रही होती है बड़ी पुली के मुकाबले में। तो 24.75 मल्टीप्लाई बाई 2,
49.5 जो है वो पुली की सरफेस घूमी है। अब यूनिट कन्वर्जन का मसला आ गया, तकरीबन सेम सवाल है। एक मिनट, उसने क्या पूछा, 1 रेवोल्यूशन में कितना फासला है? उसने तो पूछा 24.75 के लिए कितने रेवोल्यूशन, कितना डिस्टेंस तय करना होगा, ये पूछा उसने। थीटा सवाल तो पढ़ो, सवाल तो पढ़ो। हाउ मेनी रेडियन, रेडियन किसका यूनिट है? थीटा का, तो रेडियन पूछ रहा है। एंड उसने कहीं नहीं कहा सवाल के अंदर कि 1 रेवोल्यूशन में कितना फासला तय हुआ। इसका मतलब 24.75 मीटर तय करने के लिए अच्छी खासी दफा पुली घूमेगी। जब कभी मोटर के करीब बैठना, हाथ नहीं डालना, सेफ साइड पे बैठना, एंड गौर करना, बड़ी तेजी से छोटी वाली पुली मूव कर रही होती है, पूरी बेल्ट एक चक्का काटती है, वो अंदर पुली जो छोटी वाली होती है कई चक्का काट चुकी होती है। हाँ बोलो बेटा, 360 तो कब होता है जब एक चक्का, कौन पुली तय करती भाई, वो पुली नहीं है, वो बेल्ट है। ये बिल्कुल ऐसी सवाल है, ये बिल्कुल ऐसी सवाल है, क्या चीज लिपटने जा रही है उसका एंगल नहीं पूछा है, क्या कौन लिपटा रहा है उसका एंगल पूछा है। मैंने पिछले सवाल में दिया था, रील के अंदर 10 मीटर धागा है, लिपटना है, तो क्या एक चक्कर में लिपट जाएगा? तो इसी तरह क्या एक चक्कर में 24.75 मीटर लिपट जाएगी? तो तुम चक्कर बेल्ट का ले लो, हमें किसका लेना है? पुली का। क्यों? डायमीटर बेल्ट का दिया पुली का, तो पुली का एंगल निकालना हमें। तुम बार बार जा रहे हो किधर की तरफ? बेल्ट की तरफ। इतनी बेल्ट 24.75 मल्टीप्लाई बाई 2 49.5 मीटर तय करने के लिए वो छोटी सी पुली ने बहुत फासले तय करने, एंड वही तो एंगल पूछा गया, वो जो उसका रेडियन पे कितनी घुमा होगी। अब यूनिट कन्वर्जन पे आओ, अगेन द सेम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो हमने क्वेश्चन 10 में इस्तेमाल की थी। 49.50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 60, एंड डेटा मुझे इसका नहीं है। 49.5 मल्टीप्लाई बाई व्हाट रहा है 100 एंड डिवाइडेड बाई 60 85 क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एस इज इक्वल्स टू, अब तो सवाल का बिल्कुल आसान मोड आ जाता है। 82.5, आर कितना है मेरे पास? 0.75, शाबाश। थीटा अननोन है, देन थीटा विल बी इक्वल्स टू 82 पॉइंट डिवाइडेड बाय 0.75, थीटा इज इक्वल्स टू जी बेटा एस इज इक्वल्स टू आर थीटा से क्या फाइंड कर लें? अच्छा ये चाह रहे हैं, मैं अब इनकी बात को पिक कर गया, ये चाह रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन का हिसाब किताब निकाल लें और देन मल्टीप्लाई बाई जो है 2 कर दें, तो बिल्कुल ठीक है, ये तरीका भी होता है। अब बुक में पूछता है 11 रेवोल्यूशन पे क्या होगा, एग्जाम में सॉरी पूछता है, एग्जाम में पूछता है 5.5 रेवोल्यूशन में क्या होगा, ठीक है, तुम उसका करना चाहता। और अजीब सी चीज़ पूछता है कि जनाब 1 सेकंड में तो ये हो गया, 5 सेकंड में कितना होगा, तो इस साथ बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलिए। नहीं तुम बार बार एक चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तुम बार बार अटक जा रहे हो। एंगल किसका निकल रहा पहले ये बता दो। पुली का निकल रहा ना, तो पुली का वही वाली बात है, एक रेवोल्यूशन नहीं निकलेगा, एक बेल्ट को घुमाने के लिए पुली का कितना है, पूरा एस इक्वल्स टू आर थीटा का फॉर्मूला लगेगा। जस्ट एक रेवोल्यूशन या एक नहीं निकलेगा, एक रेवोल्यूशन के लिए पूरा एंगल निकलेगा, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये नहीं करना होगा कि एक के लिए करके
पूरा एस इज इक्वल टू आर थीटा 1 रेवोल्यूशन के लिए निकालना पड़ेगा। 1 रेवोल्यूशन में लेंथ क्या लोगे? 24.75। इसका कर लो। बड़े अजीब अजीब सवाल एक्स्ट्राज में मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में आए एस इज इक्वल टू आर थीटा पे, और खास तौर पे इस टॉपिक से रिलेटेड, या वो पिछला टॉपिक क्या था मेरे पास, इन दो को से रिलेटेड बड़े अजीब अजीब सवाल हैं। इतने अजीब अजीब सवाल हैं, पहली दफ़ा बच्चा इन पर कदम रखता है डॉज खा जाता है। अगर 10 सवाल में तो 2 सवाल में लास्ट में डॉज खाता है। तो यही तो एक्स्ट्रास करवाने का मुझे इस अर्ली स्टेज पे फ़ायदा ही होता है, बच्चे को डेप्थ ऑफ द क्लास भी आइडिया होती है कि सिर्फ एक हमें जो है बुक नहीं करना, बुक से आगे भी लेकिन पहला मरहला हमारा बुक है, इसीलिए जो टेस्ट आ रहा है वो प्योर बुक से। अगर बुक पे हमारा कंट्रोल नहीं है और हम एक्स्ट्रास कर रहे हैं, बेवकूफ़ तरीन आती है। पहले तो हमारे बुक में हमारे नंबर एटलीस्ट 32-34 के दरमियान हो, 30 से तो अब हों, फिर एक्स्ट्रास की कहानियाँ शुरू होती हैं। एक्सरसाइज 9.2 9.2 तुम्हारा जो उन्होंने दिया हुआ है उसमें कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं शामिल है। उन्होंने तो कह दिया 9.2 नहीं शामिल है, मैं 9.3 कैसे समझाऊंगा? मैं एक्सरसाइज 10.2 के कुछ सवाल हैं वो कैसे समझाऊंगा? अभी दो बातें हैं कि मैं जाके 9.3 में जो सवाल इससे रिलेटेड हैं मैं कहूँ छोड़ दो भाई, 10.2 में जो सवाल इससे रिलेटेड है मैं कह दूंगा तो छोड़ दो, क्यों समझा ही नहीं सकते, या समझाऊंगा तो तुम मुंह खुला रह जाएगा तुम्हारा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बीच की कड़ियाँ मिसिंग है। तो एक क्लास तो लग रही है, एक क्लास लगा के 9.2 कर ले ताकि हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन है। अभी अभी मेरे तुम लोग जब आए हुए थे तो मेरे पुराने कुछ स्टूडेंट आए थे, कभी कभी आते रहते हैं, तो उनमें से मैंने उसको यही कहा कि 9.2 नहीं है, तो उसने छुट्टी ही कहा कि 10 चैप्टर की फला सवाल कैसे होंगे। मैंने कहा उसने तो कोर्स बना दिया, पढ़ाना हमें देखना है उसको, या तो हम भी बदनीयत बन जाए, ये भी छुटा हुआ इसके साथ वो 10.2 का वो भी सवाल छोड़ दो, 10.3 के फला सवाल छोड़ दो। हम मेरी कोशिश है, ठीक है उन्होंने कट तो कर दिया है, बट हम अपनी तरफ से मजीद कट ना करें। और ये चीज़ें बड़ी फंडामेंटल्स हैं जो कुछ पढ़ाई जा रही हैं, ये आगे कहीं ना कहीं पे बैक करती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। एंगल कैसे मेजर किया जाता है? एक्स एंड वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एंगल जो मेजर किया जाता है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में किया जाता है, ये डायरेक्शन होता है एंगल मेजर करने। तो हम चाहे फिजिक्स में एंगल मेजर कर रहा हूँ, आम जिंदगी में एंगल मेजर कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स साइंस कहती है एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है। जिस पॉइंट से तुम शुरू कर रहे हो, ये 0 से शुरू हुआ, यहाँ पहुँच के 90 डिग्री, देन ये 180, 270 और यहाँ पहुँच के 360 डिग्री बन गया। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर पूरे चक्कर में 360 डिग्री होते हैं, और हर क्वाड्रेंट में, इनको क्वाड्रेंट कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास। हर क्वाड्रेंट में एंगल 90 बढ़ता है। पहले में 90 बढ़ा, फिर 90 बढ़ के 180 हो गया, फिर 90 बढ़ के 270, और ये इस तक का क्वाड्रेंट वाइज होता रहता है। अगर एंगल किसी वजह से तुम्हें क्लॉकवाइज मेजर करना है, होता तो एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल क्लॉकवाइज कर सकते हो। एक्स एंड वाई प्लेन है ये हमारे पास। एंगल जब क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर होता है, वो ये मेजर होगा और यूं घूम जाएगा। अब इसमें क्वाड्रेंट नहीं तब्दील होंगे, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। क्वाड्रेंट नहीं चेंज होंगे। तुमने देखा क्वाड्रेंट 3 ये था, अब भी ये क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट नहीं तब्दील होगा। हाँ, एंगल की वैल्यू चेंज हो गई, ये 0 से -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री एंगल ये आ गया हमारे पास।
अब जो आज सबसे पहली चीज़ है वो तुमसे पूछेगा 190 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 190 डिग्री कहाँ है, कौन सा क्वाड्रेंट है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में 190। क्यों? 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। तो ये चीज़ समझना भी है, याद भी रखना है। एंड मैं तुमसे कहूँ याद हो गया? नहीं हुआ, इसको बना बना के जब तक नहीं करोगे बार बार। आप दोस्त के साथ बैठे हो, तफरी में यही पूछना शुरू करो, -310 डिग्री कहाँ होगा? -310 डिग्री, -300 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? -270 से -360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। पलक झपकते ही आपने बोलना है, ये आपको इस लेवल पे रट्टा मारना है। और जब ये रट्टा होगा तो इतनी तेजी से समझ में आएगा आपको। तो पहली चीज आज की ये थी। आज की दूसरी चीज क्या है? एक्स वाई प्लेन में अगर हम चले जाएं, ये एक्स और ये क्या हमारे पास है, वाई प्लेन हमारे पास मौजूद है। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। ये हमारे पास कितने क्वाड्रेंट आ गए? 4 क्वाड्रेंट आ गए। अच्छा, पेन ने थोड़ा सा मसला करना शुरू कर देता है। नहीं, उसका इलाज है, तुम्हारी तरह उसका भी इलाज है। ये हो गया साफ। और इसके 4 क्वाड्रेंट आ गए। अब याद रखना, क्या कहते हैं वो, एक्स रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन थीटा को। अभी आखिर में ये भी बता दूंगा क्यों, आखिर में जाके ये भी बता दूंगा, 2 लाइन का प्रूफ है वो भी कर दूंगा। तो पहली मोटी सी बात ये रखता हूँ, एक्स कॉस थीटा, वाई साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है और जो है साइन भी नेगेटिव होता है। और जनाब प्लस कौन होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। कॉस कहाँ का नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड। तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये मैंने हटा के एकदम बात जो तुमसे की, मेरे समझा देने से तुम्हें याद नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि समझा दिया मैंने, हर चीज़ तो समझा दी, बट याद नहीं हुई। याद तुम्हें करना पड़ता है एंड रेक्टिफिकेशन है। आप उसका नाम दे दें, अच्छा सा रिवीजन दे दें, आप उसका नाम प्रैक्टिस दे दें, बट रट्टा है। एंड हमेशा मेरे बोल दो, मुझे वो बच्चा ला दो जिसने ABCD समझ के याद किया। डेवलप्ड से डेवलप कंट्री में भी रटवाई जा रही है। तो जो लोग कहते हैं वो बड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, बेटा कॉन्सेप्ट है, दे दिया कॉन्सेप्ट, बट कॉन्सेप्ट देने से आपको नहीं आता है। कॉन्सेप्ट देने से मैं क्लास वर्क करूंगा और 15 मिनट में आप चले जाओ, नहीं पॉसिबल होता है, बार प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो ये लाइट नहीं लेना, अगर ये चीज़ें याद नहीं है कल की क्लास बड़ी खराब होने जा रही है। एंड पक्का रखना है। टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है। एक प्लस माइनस माइनस टेंजेंट थीटा, दोनों माइनस प्लस टेंजेंट थीटा। प्लीज तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा, तुम अपनी बात करो, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। प्लस माइनस माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। तो हम साइन कॉस से शुरू हुए थे, हमने इस रिलेशन से टेंजेंट थीटा को भी इनपुट कर दिया।
टेंजेंट कहाँ का नेगेटिव होता है? सेकंड में शाबाश, और फोर्थ में बहुत कम लोग बोले, बाकी ने याद की। हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत करनी है, मतलब 20-25 पेजेस काले करना है। हाँ, जब चीज़ें ऐसी आती हैं एंड जब तुम्हें ये चीज़ें याद होंगी, अगली चीज़ें तुम फट से समझ जाओगे, एंड अगली चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आनी, पीछे तुम्हारे पास सिग्नल ही नहीं है, वो टीचर क्या कर ले। कुछ चीज़ें आपका पार्ट भी है। अच्छा, देन उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास है सेक थीटा 1/sin नहीं होता, कॉस थीटा होता है। इसको इन्वर्स नहीं कहते, चाहे मैट्रिक में तुम्हारे टीचर इन्वर्स कहते थे, गलत है। ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स क्या होता है 13वें चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगी वो बातें। इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, 1/this। दोनों में फर्क है, ये उलट है, यानी a/b है तो ये b/a, ये माइनस नहीं होगा, नहीं ऊपर ले जाने से माइनस नहीं होगा, वो 13वें चैप्टर का इंतजार करो, माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। सेक थीटा इसी तरह कोसेक थीटा, वैसे तो पूरा इसको सीकेंट थीटा कहते हैं, इसको कोसीकेंट थीटा कहते हैं, 1/sin थीटा। कोटेंजेंट जिसको फॉर्म में कॉट कह देते तो 1/। अब इनके क्योंकि यहाँ तमाम पॉजिटिव थे तो सेक भी पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव। अब तुम देखो एक छोटा सा चार्ट स्टार्ट हुआ था एक्स एंड वाई से, और कितना कॉम्प्लिकेटेड अब वो चार्ट हो गया है, और प्लस ऑफ कॉट थीटा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स एंड वाई से आ रही है। अब वो समझाने का तो हो गया, बट बात ये हमें बड़ा शाबन सा चाहिए, वहाँ रट्टा चाहिए, मतलब वो जो हमें 2 सेकंड लगेंगे एक्स एंड वाई से उनको कनेक्शन मिलाएंगे। तो वो मैं जब मैट्रिक में 90s तक पढ़ाई है मैट्रिक, तो वो सम पीपुल हैव कर्ली, इस तरह से याद नहीं होता साइन कॉस टेन, इस तरह से साइन कॉस याद नहीं होता, ये रटा जाता है कि टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सम पीपुल पढ़ रहे हैं, इस तरह कर रहे हो तुम, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ, इनको भी रट्टा मारना है, समझ गए। अब शार्पनेस से बहुत तेज अमल करना है। ये कॉस नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। यहाँ रिश्ते लिख दिए, रिश्तेदारियां सबकी। कोसेक थीटा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा कॉस, ये नेगेटिव आएगा, शाबाश। और ये क्या होगा, माइनस। अब चार्ट बहुत हैवी ड्यूटी हो गया। वो कोसेक कहाँ का नेगेटिव होता है, अब जरा चार्ट हैवी हो गया। अब वो कंसेप्ट तो दे दिया, कंसेप्ट से नहीं चला मामला, एक्स वाई से सारा था जोड़ लिया, अब मामला चलेगा रट्टे से मामला चलेगा। समझाना ये चाह रहा हूं, देखो कंसेप्ट बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद एक चीज आती रिवीजन प्रैक्टिस, या उससे आम लैंग्वेज में रट्टा। एंड इतनी छोटी चीज के लिए रट्टा ही होती है। बहुत अच्छी तरह से रटना है कि कौन चीज कहाँ पे है, एंड जितनी अच्छी तरह से लोकेट करोगे तुम, कल की क्लास बड़ी सहूलत होगी, आज की क्लास बड़ी सहूलत होगी। इसको मैं सामने ही रख लेता हूँ, बार बार इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अच्छा जनाब, पहला सवाल तुम्हारी बुक का पहला सवाल है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट मैंने अपना बना दिया, साइन
260 डिग्री की वैल्यू बताओ। नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, वैल्यू नहीं चाहिए, कैलकुलेटर से कोई नहीं निकालना है। नेगेटिव। अब पहले तो ये लोकेट करो 260 डिग्री होगा कौन से क्वाड्रेंट, ये थर्ड में होगा क्योंकि 270 से छोटा है। तो पहले तो हमने क्वाड्रेंट लोकेट करना है। ये लो क्वाड्रेंट भी हाथ में ले लूँ मैं ताकि दोनों को दिखाता रहूँ। क्वाड्रेंट लोकेट हुआ भाई, तो ये बना जनाब हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। हमने सिर्फ जवाब देना है, बस आंसर। अब वो दोनों टेबल आपको याद होंगे, फर्क से आप लोकेट कर लेंगे। एंड ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगले साल सेकंड ईयर में भी ये चीजें आम बातें रहेंगी। अच्छे जनाब, क्या ले लूँ मैं उसके बाद? टेंजेंट थीटा नहीं लूँगा, टेंजेंट ऑफ माइनस 310 डिग्री। पॉजिटिव क्यों आएगी? 310 डिग्री हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है? माइनस, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में हर कोई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके भाई, तीसरा पार्ट ले लेते हैं, वो है सेक माइनस 160 डिग्री। पॉजिटिव और नेगेटिव में मैं इंटरेस्टेड। माइनस 160 थर्ड में आता है। एंड थर्ड में हमारे पास सेक अच्छा जनाब। चौथा पार्ट, इस तरह को 15-20 दिए हैं उसने प्रैक्टिस करने के लिए। कॉट, हाँ कोई सवाल आया? कॉट क्या था? 2π/3। क्या हुआ? 2π/3 को कन्वर्ट करना नहीं आता? पूरा जो है अपनी 9.1 खत्म कर लिए। रफ में आ जाओ यहाँ सामने, ये लो छोटा था। और ये क्या होगा? 1 रेडियन, क्या किसके बराबर होता है? 1 रेडियन 180/π, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 2π/3 इंटू 180/180/π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और क्या 360 था, 120 डिग्री कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? वो बच्चा कहने लगा क्या वर्किंग करके दिखानी है? बेटा ये तो एमसीक्यूज में आएगा, ये कोई सवाल थोड़ी है। अब तुम वर्किंग रफ में करते रहो अपने, हमें तो सिर्फ जवाब सही वाला पिक कर लो। 4 जवाब होंगे, इनमें से कौन सा सही है वो पिक करना है तुम्हें। अब इसी जैसे एक और सवाल ले लें। ये दोनों चीजें काम की हैं, आएंगी काम। मैं क्वेश्चन 2 कर रहा हूं बट अपनी एग्जाम्पल बना के, बुक का सवाल नहीं है। वो कह रहा है cos थीटा इज लेस देन 0, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा? इसको पढ़ते हैं रो थीटा। इस निशान को पढ़ते हैं रो, RHO, रो थीटा। ये जैसे अल्फा बीटा ग्रीक लेटर्स है, उनमें रो है। एंड इसको हम जो पढ़ते हैं वो रो थीटा नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं रिजल्टेंट एंगल। जो रिजल्ट है इन, ये कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? जिसमें कॉस वैल्यू नेगेटिव होगी और साइन वैल्यू पॉजिटिव होगी। हमने लिखना है रो थीटा इज इन, हाँ क्वाड्रेंट में बताना है। कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है? अब वो तुम्हें रीडिंग चार्ट रटा हुआ है तो तुम बड़े मजे से कर सकते हो। कॉस थीटा नेगेटिव एक यहाँ होता है और कॉस थीटा नेगेटिव यहाँ होता है।
साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन पॉजिटिव जनाब हमारे पास फर्स्ट में होता है और फिर कहाँ होता है हमारे पास? सेकंड में होता है। दोनों का मुश्तरका जवाब क्या बन गया? सेकंड कॉल। ये भी एमसीक्यूज का सवाल है एंड कसरत से आ चुके हैं। अब जो मुझे इस दफा पेपर में डर लग रहा है, क्योंकि कुछ टॉपिक काट दिए गए, कुछ टॉपिक रह गए। खुदा ना करे पेपर बनाने वाले से भी गलतियां होती हैं, और ये पाकिस्तान में कसरत से होती हैं। ठीक है, पेपर बनाने वाले को हम कुछ पैसे ही नहीं देते। बाहर कुछ पाकिस्तानी हिसाब से 1.5-2 लाख रुपए पेपर सेटर को मिलता है। वो भी एक बच्चे के 3 पार्ट होते हैं, हर एक का 1.5-2 लाख। हमारे बेचारे को तो 1400-800 रुपये मिलते हैं। तो हो जाती ह्यूमन एरर, देन उसका कंपोजिंग में हो जाती है। अब खुदा ना करे गलती से ये सवाल उसने एग्जाम में दे दिया, नुकसान नहीं होगा आपका। इसके जो गलती से सवाल आ गया और जो डिलीटेड टॉपिक थे उसके पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। नुकसान एक होगा जो हम नहीं देख रहे। अब एग्जाम में ये बच्चा बैठा हुआ है एक, और वो जोर लगा रहा है कि यार ये हो क्यों नहीं रहा। अब उसे ये नहीं मालूम कि डिलीटेड टॉपिक से आ गया, आउट ऑफ कोर्स आ गया है। उसका टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डर इस पे लग जाएगा और उसके नतीजे में उसके 2-4 एमसीक्यूज छूट जाएंगे। अब मैं तो इतनी दूर तक सोच रहा हूं ना कि गलती होगी पेपर में, उस वक्त हम क्या करेंगे। अब जिस बच्चे को आता है, आल्दो वो आउट ऑफ कोर्स है, वो करता हुआ सेकंड में आगे निकल जाएगा। तो उसके ऊपर वो जो प्रेशर आना था, वो प्रेशर हमने डिसॉल्व कर दिया। एक दिन कल और क्लास लेंगे। अब एक दिन में हमने उसके कितने प्रेशर कम किए कि गलती भी हो जाए उस पेपर को वो संभाल लेगा। हाँ, बाहर जो बच्चे के समझ में नहीं आया उसके भी पूरे नंबर, जिसने गलत किया उसके भी पूरे नंबर, बट प्रेशर तो दोनों पे रहा। एंड जिसे आता था उसने करता हुआ निकल गया, उसका प्रेशर ही डिसॉल्व हो गया। तो सवाल गलत आए, आउट ऑफ बेनिफिट पूरा मिलता है, बट वो जो टाइम वेस्ट होता है उसका बदला नहीं मिलता। एक और सवाल बेटा, ये तो समझना है ना। ये याद नहीं होगा तो 10.2 कैसे कराऊंगा मैं? ये तो समझना आपको। ये कोर्स में नहीं है, लेकिन नहीं होते हुए भी है। ये वो टॉपिक है। तो इतनी देर से आपको कह रहा हूं ना, रटना है। मैं तो मोटे से अल्फाज कह रहा हूं, रटना है। हाँ भाई, टेंजेंट थीटा क्या है मेरे पास? पॉजिटिव है। साइन थीटा मेरे पास क्या है? नेगेटिव है। इवन टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ का होता है? पहले में और तीसरे। वो मैंने कहा गया टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ पे होता है? पहले में और तीसरे। देन उसके बाद साइन नेगेटिव साइन कहाँ पे होता है? थर्ड में और फोर्थ में। तो दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई? तो बगैर याद किए नहीं होगा। एंड ये चीज़ें आपको 2 चीज़ें याद करनी है। पहले तो एंगल की लोकेशन, ये तुम्हारी फिजिक्स में भी काम आ रही है। जहाँ वेक्टर की एडिशन वगैरह तुम करोगे वहाँ ये सब काम आएगी, एंगल की लोकेशन। एंड दूसरी चीज़, बहुत सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक फिजिक्स में मदद करेंगे तुम्हारे। कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में मदद करेंगे, बट केमिस्ट्री का कोई टॉपिक या फिजिक्स का कोई टॉपिक मैथमेटिक्स में मदद नहीं करेगा। जी अच्छा, मैं समझा कि ले जुलो, कोई सवाल पूछो। ओके भाई, आज की क्लास मैंने यहीं पे रोकनी थी। कोई सवाल तो नहीं है?